नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कहा जाता है कि संपूर्ण भारतवर्ष में 700 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं, पढ़ी लिखी जाती हैं, समझी जाती हैं और हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को आधिकारिक रूप से शामिल किया गया है। अब इतनी भाषाएं जब पूरे भारतवर्ष में बोली जाएगी तो संभव है कामकाज में समस्याएं आ सकती हैं। इन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए टेक्नोलॉजी का भी सहारा लिया गया है और टेक्नोलॉजी के माध्यम से ऐसी परिकल्पना की गई है जो ये भाषाई बाधाएं हैं इसे दूर किया जाएगा। उसी में एक आता है मिशन भाषिणी। मिशन भाषिणी से आप सबसे पहले शब्द से ही आप तात्पर्य लगा पा रहे होंगे कि एक मिशन है जो भाषा के स्तर पर शुरू किया गया है। यह पहले से ही शुरू है, यहाँ कुछ और जोड़ा गया है। देखिए, मिशन भाषिणी के तहत एक चीज ऐड कर दिया गया है कि अब जो है यूपीआई के थ्रू जो आप पेमेंट करते हैं, तो यूपीआई के तहत पहले भी पेमेंट हो रहा है, मिशन भाषिणी भी पहले से ही चल रहा है। अब आप कहेंगे फिर इसमें नया क्या है? नया यह है कि भारत सरकार ऐसा कर रही है कि मिशन भाषिणी को यूपीआई के साथ जोड़ दिया है। यानी कि पूरा जो आज का हमारा डिबेट है वह इस बात पे टिका हुआ है कि यदि अब आप यूपीआई करना चाहते हैं तो अब आप अपने स्थानीय भाषा में ही ऐसा कर सकते हैं। यह सुविधा दी गई है और इससे उम्मीद की जा रही है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक जितनी भी भाषाएं हैं उसको मिशन भाषिणी जोड़ेगी। डिजिटल इंडिया की जो एक परिकल्पना है, एक हमारा सपना है, जो एक हम उपलब्धि हासिल करना चाहते हैं डिजिटल इंडिया में, वह भी इस काम से अब पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। तो इन्हीं सब चीज़ों पर अब हम बात करेंगे डिटेल से कि क्या इसके पहलू हैं, उसको जरा हम देखेंगे। अब देख लीजिए मिशन भाषिणी क्या है। सबसे पहले इसे आप जान लेते हैं हम लोग, उसके बाद आगे हम इसके प्रोसेस पे चलेंगे। देखिए, हाल ही में क्या हुआ है कि केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मिशन भाषिणी की क्षमताओं, यहां सही से ध्यान दीजिए, जो मिशन भाषिणी की क्षमता है उसको क्या कर दिया है, एकीकृत भुगतान इंटरफेस यानी कि यूपीआई के साथ एकीकृत कर दिया है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मिशन भाषिणी है उसको जोड़ दिया है यूपीआई के साथ। अब दोनों को हम डिटेल से आपको आगे बताएंगे, आप ये समझ लीजिए। यहाँ अब ये क्या है, यह यूपीआई 123 पे के माध्यम से डिजिटल भुगतान करने के लिए 20 से अधिक स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध हो गया है। ये बड़ी उपलब्धि है। यानी कि कोई व्यक्ति हैं जो मान लीजिए इंग्लिश या हिंदी नहीं जानते हैं, वह तमिलनाडु के हैं, तमिल जानते हैं, तो उन्हें है कि मैं यूपीआई का इस्तेमाल जो है पेमेंट के लिए करूं तो मुझे इंग्लिश हिंदी नहीं पता, तो तमिल का ऑप्शन होना चाहिए। तो मिशन भाषिणी पहले से ही हमारे पास ये सुविधा था, हमने क्या किया, तमिल भाषा को अब यूपीआई से भी जोड़ दिया है। यानी कि अब जो अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं यूपीआई 123 पे के द्वारा आप लेन देन करना चाहते हैं तो तमिल भाषा में भी अब कर सकते हैं। यह पूरा मोटा मोटी यह पूरा मुद्दा है। इसे देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गुजरात के गांधीनगर में डिजिटल इंडिया वीक 2023 जब हुआ था, उसका जो उद्घाटन समारोह हुआ था उसमें इसे लॉन्च किया गया था। किसे? मिशन भाषिणी को। अब देखिए, यह क्या है, स्थानीय भाषा का एक अनुवाद मिशन भी है। जैसा कि आप यहाँ देख भी रहे होंगे, नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन, तो जो राष्ट्रीय स्तर की भाषाएं हैं उसका एक ट्रांसलेशन मिशन भी है डिजिटल इंडिया के तत्वाधान में। तो इसका आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसके तहत ये काम भाषिणी का चल रहा है। इसमें क्या कहा गया है, डिजिटल सॉल्यूशन इन इंडियन लैंग्वेज। यानी कि अब जो अगर आप मान लीजिए डिजिटल काम करना चाहते हैं और आप चाह रहे हैं कि आप इंग्लिश में ना सक्षम हैं, तो आप क्या करें कि इंडियन लैंग्वेज में आपके लिए डिजिटल सॉल्यूशन अब उपलब्ध है। तो यह जो है यूजर्स के लिए बहुत आसान होगा, भारतीय उपभोक्ता जो है उनके लिए एक सरल राह बनाया गया है। इसका उद्देश्य क्या जो है, जो भी उपलब्ध तकनीक है उसका उपयोग करके विभिन्न भाषाओं के बीच की बाधा को तोड़ना है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि यहाँ तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है कि भाषाओं के बीच में जो बैरियर है, जिससे जो सुविधा लेने वाले लोग हैं वो लाभान्वित नहीं हो पा रहे हैं, तो उनके सुविधा के लिए इस दोनों योजनाओं को एक साथ ला दिया गया है। अब जरा इसके उद्देश्य को हम डिटेल से देख लेते हैं। देखिए, भारतीय नागरिकों को स्थानीय भाषा में, स्थानीय भाषा जो मातृभाषा है, जैसा कि मैंने कहा 20 भाषाओं को जोड़ा गया है। मान लीजिए कोई तमिल में काम करते हैं, कोई मराठी में काम करते हैं, गुजराती में काम करते हैं, तो उनकी वह स्थानीय भाषा हो गई।
देश की डिजिटल पहलों से जोड़कर उन्हें सशक्त बनाना इसका एक उद्देश्य है। अभी क्या हो रहा है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति तमिल जानता है, उससे इंग्लिश नहीं जानकारी है, तो वह डिजिटल जो हमारा सारा कामकाज है वह इंग्लिश माध्यम में ज़्यादा हो रहा है या हिंदी में हो रहा है, वह नहीं जान रहा है, तो तमिल जानने वाला व्यक्ति जो है डिजिटल पहलों से क्या हो जाएगा, वंचित हो जाएगा। लेकिन अगर स्थानीय भाषा में उसे वो सुविधा दे दी जाए तो वह भी डिजिटल पहलों के, सरकार के डिजिटल जो कामकाज हैं उसके बारे में आसानी से समझ सकता है। और यहाँ तो लेन देन की बात की जा रही है यूपीआई के माध्यम से, तो वह भी वो आसानी से कर सकता है। दूसरी बात, यहाँ एआई टेक्नोलॉजी की बात की जा रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अन्य जो भी उभरती हुई प्रौद्योगिकी है उसका लाभ उठा करके उस नागरिकों को लाभ देना है। कैसे? तो दो क्षेत्रों में सेवा और उत्पादों को विकसित करने के लिए यह काम किया जाएगा। यानी कि भारतीय भाषाओं के लिए राष्ट्रीय सार्वजनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी एक निर्माण कर दिया गया है। अब इसका उपयोग कहाँ कहाँ हो सकता है? तो जो हमारा एमएसएमई सेक्टर है, ठीक, दूसरा जो स्टार्टअप्स है, आप जानते हैं भारत जो है पिछले 2-3 सालों में स्टार्टअप्स का हब बन रहा है। हमारे यहाँ तकरीबन जो है 108 स्टार्टअप्स जो हैं अब तो यूनिकॉर्न बन गया है, और व्यक्तिगत इनोवेटर्स जो हैं उनके द्वारा ये किया जा सके, ये सब सेवा और उत्पाद का लाभ दिया जा सके। जो डेवलपर्स हैं वो जितने भी उनके उपभोक्ता हैं भारतीय स्तर पे, तो वो भारत की मूल भाषाओं में इंटरनेट और डिजिटल सेवाओं तक आसान पहुंच प्रदान करने में मदद उनको मिलेगा। यानी कि जो भी डेवलपर्स हैं, जो भी स्टार्टअप्स के लोग हैं, अब भारतीय भाषाओं में इंटरनेट और उससे जुड़ी हुई जितनी भी डिजिटल सेवा है वो स्थानीय लोगों तक पहुंचा सकते हैं, उनका रीच बढ़ जाएगा इससे। और यह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में एक अलग भाषादान सेक्शन भी है, इसमें उसमें हम बात करेंगे, भाषादान सेक्शन है जो व्यक्तियों के क्राउड सोर्सिंग पहलों में योगदान करने की अनुमति भी देता है, उस पर हम अभी डिटेल से बात कर लेंगे। और यह एंड्रॉयड और iOS ऐप दोनों पर ही उपलब्ध है। अब देख लीजिए यहाँ पर इसका लाभ क्या होगा। यह जो पूरा काम किया गया है कि मिशन भाषिनी और प्लस जो है यूपीआई को साथ लाया गया है, तो इससे लाभ क्या क्या होगा। देखिए, डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा मिलेगा। एक जो पूरा हम एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना चाह रहे हैं, एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार करना चाह रहे हैं जो पूरी तरह से डिजिटल आधारित हो। देश को हम डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, तो डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देना हो तो हमें स्थानीय भाषाओं में अपने कामकाज को बढ़ाना पड़ेगा। साथ ही बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको लेन देन से जुड़ी चीज़ों जो है वो स्थानीय भाषा में चाहिए, तो उसके लिए भी ये लाभदायक होगा। दूसरा, डिजिटल सरकार के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। सरकार चाहती है कि हमारे जितने भी कामकाज हो वह डिजिटल माध्यम से हो। ऐसा क्यों चाहती है सरकार? देखिए, डिजिटल माध्यम से काम करने का एक तरीका जो है, भ्रष्टाचार जो है इस पर लगाम लगने की उम्मीद होगी। यानी कि सरकार जो है जितने फंड हैं लोगों के अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर सकती है, तो बिचौलिया जो है वो उससे ख़त्म हो जाएगा वहाँ से। तो सरकार चाह रही है कि डिजिटल गवर्नमेंट हमारी पूरी हो, तो उसके लिए यह जो मिशन है, अब सरकार तो चाह रही है डिजिटल गवर्नमेंट हो, लेकिन भाई आप लैंग्वेज इंग्लिश में दे रहे हैं और गुजरात में रहने वाले व्यक्ति को पता ही नहीं है, जो व्यक्ति असम में रह रहे हैं, असमिया जान रहे हैं, उन्हें इंग्लिश पता ही नहीं है, तो फिर आप जिस उद्देश्य से काम कर रहे थे वह लाभ अंतिम व्यक्ति तक तो नहीं पहुंचा। तो इसके लिए सरकार ने पहल किया मिशन भाषिनी का कि भाई आप क्या करिए, जो स्थानीय भाषा है पूरे डिजिटल प्लेटफॉर्म को उस माध्यम से जोड़ दीजिए। कोई व्यक्ति सरकार के कामकाज की जानकारी जो है अब उड़िया भाषा में लेना चाहे तो ले सके, कोई व्यक्ति है जो जानकारी लेना चाहे मराठी में ले सके, कोई व्यक्ति ऐसा है जिसे तमिल भाषा में पैसे का लेन देन करना है तो मिशन भाषिनी के तहत उसे कर दिया गया है, यूपीआई के साथ जोड़ दिया गया, अब लेन देन भी वो तमिल में कर लें, तो इससे काफ़ी अच्छा लाभ मिलेगा। अब यहाँ देखिए, जैसे कि मैंने कहा था कि भाषा दान पे हम चर्चा करेंगे, यहाँ पीछे मैंने कहा था कि भाषा दान सेक्शन इसमें ऐड है, जो क्या करेगा, क्राउड सोर्सिंग पहलों पर लोगों को योगदान को लेगा। यानी कि लोगों को जितने भी लैंग्वेज है, आप जैसे कि मान लीजिए हिंदी में नमस्ते कर रहे हैं, कोई इंग्लिश में वेलकम कर रहा है, ये जितने भी भारत में अलग अलग भाषाएं हैं, उन भाषाओं के जो अभिवादन या बोलचाल जो भी उनकी चीज़ें हैं वो सब आपस में वो डिस्कस कर रहे हैं, तो वहाँ पर एक डेटा स्टोर हो जाएगा, डेटा सेट होगा जहाँ लोगों को उसका फिर यूज होगा। इस पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके एआई मॉडल के द्वारा, यानी कि आर्टिफिशियली जो इंटेलिजेंस है उसके मॉडल के द्वारा इसको हम और डेवलप करेंगे, और डेवलप करके जो स्टार्टअप और इंडस्ट्रीज़ है वहाँ तक पहुँच जाएगा, और वह जो है अपने जो कस्टमर हैं, जो उपभोक्ता हैं, उनके वहाँ प्रोडक्ट और सर्विस को उस स्थानीय भाषा में पहुँचा पाएंगे। ठीक है, तो जो डेवलपर्स है या फिर जो स्टार्टअप्स करने वाले लोग हैं, उनको यदि उनका जो है एंड प्रोडक्ट जो है
वो मराठी भाषी लोगों तक पहुंचना है तो अब वो मराठी भाषा में ऐसा कर सकते हैं। पहले वो ऐसा सूचना इंग्लिश में देते तो वहाँ के लोगों को वह जानकारी होती ही नहीं, और फिर क्या होता, जो स्टार्टअप्स के लोग हैं फाइनली इनको नुकसान झेलना पड़ता। ठीक है, अब यहाँ से अगर ये सारा काम होता है तो भारत के जितना देखिए यह जो विविधता वाला भारत हमारा है, यह पूरे भारत के लोगों को, अन्य अन्य भाषी लोगों को देख सकते हैं आप, डिजिटल पेमेंट का लाभ मिलेगा और सारा कामकाज जो इनका होगा वह स्थानीय भाषा में इससे हो सकेगा। तो इससे डिजिटल सरकार का जो एक लक्ष्य रखा गया था, डिजिटल इंडिया की परिकल्पना जो की गई थी, वह सफल होता नजर आ रहा है। अब देखिए UPI 123 पे क्या है, हमने भाषणी मिशन के बारे में जान लिया। अब जरा देख लेते हैं UPI 123 पे क्या है, जरा इसको समझ लेते हैं। देखिए इसे भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा लॉन्च किया गया था, इनकी जो NPCL है उसने इसे लॉन्च किया था, और यह त्वरित भुगतान प्रणाली है। त्वरित भुगतान प्रणाली करने का मतलब है कि आप जितनी जल्दी हो सके इससे भुगतान कर पाएंगे, तुरंत इससे भुगतान आपका हो जाएगा। यहाँ एक बात ध्यान देना है, जब भी किसी को आप पैसे भेजते हैं पेटीएम से, फ़ोन पे से, तो आपको इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी। विदाउट इंटरनेट आप ये काम नहीं कर सकते। लेकिन भारत के दूर दराज क्षेत्रों पे जहाँ पे इंटरनेट की अभी तक हमारी पहुँच नहीं हो पाई है, फिर वहाँ डिजिटल इंडिया की परिकल्पना कैसे सच साबित होगी, फिर वहाँ के लोग लेन देन कैसे करेंगे, उसके लिए यही है UPI 123 पे। कैसे करेंगे बिना इंटरनेट का, वो मैं अभी पूरा प्रोसेस करके आपको भी एक बता दूंगा। देखिए तो यह त्वरित भुगतान प्रणाली जो है इंटरनेट कनेक्शन के बिना ही काम करेगा, और यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। UPI लेन देन इसका पूरा होगा इससे। UPI 123 जो पे है, इसके लेन देन का तरीका 4 तरीके से हम कर सकते हैं। अब 4 तरीका कौन कौन सा, एक होता है IVR यानी कि इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स के द्वारा आप ऐसा कर सकते हैं। दूसरा मिस्ड कॉल करके भी आप कर सकते हैं, ध्वनि आधारित तकनीक है, वॉइस बेस्ड टेक्नोलॉजी होता है, उसके आधारित भी आप ये UPI भुगतान कर सकते हैं। और एक इसका अलग से ऐप ही आता है जिसको भुगतान ऐप कहते हैं, तो उस ऐप के माध्यम से भी आप ये सारा प्रोसेस कर सकते हैं। अब यहाँ अगर देखें आप इस फोटोग्राफ्स पे, तो 123 पे लिखा हुआ है फीचर फोन पेमेंट सॉल्यूशन। यहाँ स्मार्टफोन की बात नहीं की गई है। अभी आपको लग रहा हो कि स्मार्टफोन से जो हम लोग यूज करते हैं, जैसे मेरे पास ये स्मार्टफोन है, इसके द्वारा हम त्वरित जो है भुगतान कर लेते हैं पेटीएम का इस्तेमाल करके, गूगल फोन पे फोन का इस्तेमाल करके। लेकिन जिनके पास फीचर्स फ़ोन है, देखिए इस फ़ोन के माध्यम से भी आप UPI का इस्तेमाल करके पैसे का आदान प्रदान बहुत आसानी से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, आपके मन में जिज्ञासा तो उत्पन्न हो ही रहा होगा। तो चलिए उस पर बात करते हैं कि यह सिस्टम पूरा काम कैसे करता है। देखिए कोई यूज़र है, मान लीजिए मैं ही एक यूज़र हूँ और मुझे पैसा अपने घर भेजना है किसी काम की वजह से, और पैसा भेजना है लेकिन मेरे पास अभी इंटरनेट का कनेक्शन नहीं है, फीचर फ़ोन से करना है। फिर मैं क्या करूँगा, मैं IVR का इस्तेमाल करूँगा। मैंने आपको बताया था ना कि 4 तरीके से कर सकते हैं, IVR, मिस्ड कॉल, वॉइस बेस्ड टेक्नोलॉजी और फिर भुगतान ऐप। तो मैं IVR का अभी कर रहा हूँ। तो IVR नंबर मैंने डायल किया अपने फ़ोन से। पूरा प्रोसेस एक बार समझ लीजिए, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो IVR नंबर एक होता है, मैंने अपने फ़ोन से उसे डायल किया, तो ये क्या होगा कि मेरा एक प्रोफाइल क्रिएट करेगा। अगर मैं फर्स्ट टाइम यूज़र हूँ, मैंने पहली बार ये कर रहा हूँ, मान लेता हूँ कि मैं पहली बार ही ये काम कर रहा हूँ, ठीक है, तो मेरा एक प्रोफाइल क्रिएट कर देगा। प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद जो बैंक नेम जो है लिस्ट में, वह सब मुझसे मांगेगा। यूज़र को मुझे मेंशन करना पड़ेगा, और जब वो मैं मेंशन करूँगा, एक UPI ID ये मुझे असाइन करके दे देगा। UPI ID कुछ ऐसा हो सकता है कि mobile.voice@PSP, इस तरह से कुछ भी एक यूज़र ID मुझे ये करके देगा। अब जब यूज़र ID मुझे मिल गया तो मैं UPI पिन इंटर करने के लिए डेबिट कार्ड का डिटेल्स वगैरह दूंगा, तो मुझे एक OTP रिसिप्ट हो जाएगा, मुझे एक OTP मिलेगा। अगर मान लीजिए पहले UPI पिन मैंने नहीं जनरेट किया है, तो पहले किया है फिर तो ठीक है, उसकी ज़रूरत ही नहीं है, तो OTP रिसिप्ट होगा। उसके बाद क्या होगा, यूजर को एक UPI नंबर क्रिएट करना है। यहाँ पे एक UPI नंबर उसका क्रिएट होकर आएगा, और इसी UPI नंबर का इस्तेमाल जो है पेमेंट को रिसीव करने में या पेमेंट भेजने में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। जब मेरा UPI नंबर जनरेट हो गया, उसके बाद जो है मैं अब तैयार हूँ कि इस UPI नंबर के साथ मैं ट्रांजैक्शन पूरा कर सकूँ। इसका ये पूरा प्रोसेस था। दूसरा एक समझ लीजिए यूज़र कॉल्स के द्वारा ही कैसे करेंगे। तो यूज़र कॉल्स के द्वारा हम मोबाइल में गए, यहाँ मेन मेन्यू में जब हम जाते हैं तो कुछ ऑप्शन हमें नज़र आता है। ऑप्शन क्या है, एक मनी ट्रांसफ़र का, यानी कि मनी ट्रांसफ़र यदि आपको करना है या सुविधा लेना है तो आपको अपने मोबाइल में
प्रेस 1 करना पड़ेगा। दूसरा बैलेंस चेक करना है, मान लीजिए अभी मुझे पैसा नहीं भेजना है, बस बैलेंस देखना है, तो मुझे मोबाइल में प्रेस 2 करना पड़ेगा। मोबाइल रिचार्ज करना है, ये दोनों ही काम नहीं करना, मुझे अभी रिचार्ज ही बस करना है, तो प्रेस 3 करना पड़ेगा। और NETC रिचार्ज करना है, यानी कि टोल टैक्सेस वगैरह जो देते हैं, फास्टैग का रिचार्ज करते हैं हाईवे वगैरह पे, उसके लिए मुझे काम करना है, तो मुझे प्रेस 4 करना पड़ेगा अपने मोबाइल में। और सेटिंग ऑप्शन में जाके कुछ सेट करना है इस पूरे प्रोसेस के लिए, तो मुझे प्रेस 5 करना पड़ेगा। अब इससे जब हम आगे बढ़ते हैं पूरे प्रोसेस से, तो यदि मैं रजिस्टर्ड हूँ पहले से इसमें, तब तो मैं आगे के प्रोसेस पे जाऊँगा। लेकिन मैं रजिस्टर नहीं हूँ, तो मुझे पहले आना पड़ेगा रजिस्टर करने के लिए। और रजिस्ट्रेशन लेने के लिए कुछ इसके अलग अलग रूल्स हैं, थोड़ा इसका एक फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट को फॉलो करते हुए मैं रजिस्ट्रेशन सबसे पहले खुद का कराऊंगा। अब मैं रजिस्ट्रेशन हो गया है मेरा, उसके बाद फिर से मैं इस प्रोसेस पे आ जाऊंगा। फिर से यदि मैं एक प्रेस करता हूं तो मनी ट्रांसफ़र फ्लो में मैं चला जाऊंगा। यहाँ से पैसे भेजने के कुछ ऑप्शन आएंगे, उससे मैं आसानी से जितना भी अमाउंट मुझे देना है उस अमाउंट को यहाँ सेट करके मैं पैसे भेज सकता हूँ। यदि मैं 2 प्रेस करता हूँ तो जो बिल पेमेंट फ्लो जो है वहाँ मैं पहुँचूँगा और उसके माध्यम से मैं आसानी से बिल पेमेंट कर सकता हूँ। यदि मान लीजिए मुझे रिचार्ज ही करना है, अपना मोबाइल रिचार्ज करना है, तो मैं यहाँ से प्रेस 3 करके जाऊँगा। और 4 के माध्यम से मैं, जैसा कि मैंने बताया कि आप हाईवे वगैरह पर जाते हैं, आप टोल टैक्सेस देते हैं, तो उससे बचने के लिए जो फास्टैग रिचार्ज होता है, तो NETC रिचार्ज करना हो तो प्रेस 4 से अलग कर लूँगा। और मुझे सेटिंग में इन सब चीज़ों में कुछ बदलाव चाहिए, अपने हिसाब से कुछ चाहिए, तो उसके लिए मैं सेटिंग पे जाके 5 प्रेस करूँगा और वो फ्लो में पहुँच जाऊँगा। तो यह पूरा प्रोसेस आप समझ गए होंगे डिटेल से कि काफ़ी आसान है। एक आम नागरिक जिसे डिजिटली की बहुत जानकारी नहीं है, वह बहुत नहीं जानता डिजिटल दुनिया को, लेकिन थोड़ी बहुत जानकारी लेकर के UPI नंबर के माध्यम से वह पूरा काम कर सकता है। पैसे का आदान प्रदान दूर दराज क्षेत्रों में भी कर सकता है, वहाँ उसे इंटरनेट की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो भारत सरकार की यही पूरी परिकल्पना है कि क्यों ना मिशन भाषणी के तहत बहुत सारी भाषाएं हैं, उसको जोड़ दिया जाए UPI से, और फिर ये सारे लोग जो है बिना इंटरनेट के इस्तेमाल किए हुए, इंटरनेट नहीं है तब भी, इन स्थानीय भाषाओं में पैसे का आदान प्रदान कर सके। तो भारत सरकार की ये परिकल्पना है। उम्मीद है यह भारत के लिए, भारत का जो डिजिटल इंडिया का सपना है उसके लिए बहुत बेहतर आगे चल के होगा। इस वीडियो में इतना ही, अपना ख्याल रखिए। दूसरे वीडियो के साथ जल्द ही मिलेंगे। थैंक यू।